नमस्ते छात्रों। कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके जो नियम हैं सदिशों के उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशियों की। हमने देखा है पिछले वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उन्हीं भौतिक राशियों को अदिश और सदिश राशियों में भी बांटा गया है। अब ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, अर्थात उनका संख्यात्मक मान ही हम उपयोग करते हैं और दिशा नहीं बताते हैं या दिशा उसमें नहीं होती है, तो उन राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, ताप, आवेश, ये सब अदिश राशियाँ हैं। इन राशियों को एक संख्या और एक मात्रक के द्वारा ही हम पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का वजन जो है वो 63 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 63 परिमाण है और किलोग्राम मात्रक है। हमसे ये कहा जाए कि कॉलेज से स्टेशन की दूरी 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 3 जो है वो परिमाण है और किलोमीटर मात्रक है, तो ये एक अदिश राशि हो जाए है। इसमें हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि किस दिशा में स्टेशन स्थित है। स्केलर राशियों कहते हैं हम, अदिश राशियों को स्केलर राशियाँ कहते हैं। इन्हें हम साधारण गतिविधि से हम जोड़, घटाना, गुणा या भाग कर सकते हैं। हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। हम दिशा का भी उल्लेख करते हैं। यदि हम ये कहा जाए कि रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर ये तो व्यक्त हो रहा है कि 3 किलोमीटर दूर है, परंतु ये नहीं बताया गया है कि वो किस दिशा में है। यदि हम ये कहें कि रेलवे स्टेशन जो है इस स्थान से 3 किलोमीटर पूरब में है या 3 किलोमीटर पश्चिम में है, तो इस स्थिति में व्यक्ति स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको स्पष्ट हो गया कि ये पश्चिम दिशा में भी है और 3 किलोमीटर, तो परिमाण भी हो गया और दिशा भी होगी। अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर जो है अदिश राशि में कि इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों को हम साधारण गतिविधि से जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग कर सकते हैं, जबकि सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने के लिए सदिश बीजगणित की आवश्यकता पड़ेगी। अदिश राशियों को यदि व्यक्त करना है तो उन्हें हम कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD उसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम सदिश राशियों को व्यक्त करते हैं तो उनके ऊपर यदि हम सिंपल लेटर ले रहे हैं, अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर तीर के चिन्ह लगा देंगे या फिर उसी अल्फ़ाबेट को हम थोड़ा सा मोटे अक्षर में लिख देंगे। जब हम 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें अदिश राशि ही प्राप्त होती है, और जब हम 2 या 2 से अधिक सदिश राशियों को जोड़ते या घटाते हैं तो हमें सदिश राशि ही प्राप्त होगी। किसी अदिश को 2 या 2 से अधिक अवयवों में वियोजित नहीं किया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों को हम 2 या 2 से अधिक अवयवों में वियोजित कर सकते हैं और इनका जो संयुक्त प्रभाव होगा वो मूल सदिश के प्रभाव के बराबर ही होगा। इनका एक एग्जाम्पल भी एक अंतर हो सकता है। द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन और विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये अदिश सदिश में अंतर हो जाएगा। ये अंतर महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं एकांक सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण या जिसका मापांक इकाई होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। हम सदिश को किसी अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा के व्यक्त करते हैं, लेकिन जब एकांक सदिश लगाना हो तो उस अक्षर के ऊपर कैप लगा देते हैं,
उसे हम ए कैप पढ़ते हैं। जब हम एकांक सदिश का मान निकालते हैं तो ए कैप बराबर होता है सदिश बटे सदिश ए का मापांक। जो सदिश लिया है उसी सदिश का मापांक यदि हम निकाल से भाग दे दें तो हमें उस दिशा में एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें दो सदिश ए और बी दिए हुए हैं। इन दो सदिशों को हम एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें। जैसे ए को हम OP से व्यक्त कर रहे हैं और बी को हम PQ से व्यक्त कर रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि हम दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में परिमाण और दिशा में व्यक्त करें तो उनका जो परिणामी सदिश होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम O से P में जा रहे हैं वेक्टर ए के लिए और P से Q में जा रहे हैं वेक्टर बी के लिए। तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो R द्वारा व्यक्त किया जाएगा और OQ दिशा में, QO दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में, अर्थात O से Q दिशा में ही व्यक्त किया जाएगा। हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। दो सदिश ए और बी है और हम देखते हैं कि सदिश ए के बराबर समांतर सदिश OP है और P से B के बराबर एक समांतर सदिश PQ खींचते हैं, फिर O से Q को मिला देते हैं। तब इस स्थिति में OQ जो होगा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल टू OQ। तो वेक्टर OP ए के बराबर है तो वेक्टर A, वेक्टर PQ B के बराबर है तो वेक्टर B, और ये बराबर हो जाएगा वेक्टर R। तो वेक्टर R या परिणामी सदिश R बराबर हो गया A प्लस B। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम देखते हैं हम। ये त्रिभुज के नियम से ही आगे बढ़ाते हैं तब हमें सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम प्राप्त हो जाता है। इसमें आप ये डायग्राम देखें, इसमें समांतर चतुर्भुज OPQS ले रखा है हमने। तो हम सदिश A को OP के द्वारा व्यक्त करें और सदिश B को OS के द्वारा। ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, OP और OS। तो इस नियमानुसार जो परिणामी सदिश R होगा वो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ विकर्ण है OQ, तो OP और OS का जो कटान बिंदु वो O है और O से जाने वाला विकर्ण OQ है। तो वेक्टर A और वेक्टर B का जो परिणामी सदिश R है वो OQ के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। हम इसको देख लेते हैं कि यदि दो सदिशों को हम किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित करें तो परिणामी सदिश उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि A और B दो सदिश हैं, इनका योग या परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात करना है। तो इसके लिए A के बराबर एक सदिश OP खींचते हैं और B के बराबर एक समांतर सदिश OS लेते हैं। फिर हम OPQS समांतर चतुर्भुज को पूरा करते हैं, तब उनका परिणामी सदिश जो R होगा वो विकर्ण OQ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा परिमाण और दिशा में। तब सदिशों के योग का त्रिभुज नियम उपयोग करें हम तो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। चूँकि PQ OS के समांतर है तो जो OS सदिश B के बराबर है तो उसी प्रकार PQ भी B के बराबर होगा। तो हम OP प्लस PQ बराबर OQ या A प्लस B बराबर R हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम इसका परिमाण निकालें, जो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी गणितीय व्याख्या करना पड़ेगी इसके लिए। तो A और B समांतर चतुर्भुज OPQS की संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित हैं। परिणामी R
ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित है। अब ओ पी को हम टी तक बढ़ाते हैं, इसके चित्र देख लें हम थोड़ा सा। ओ पी को हम टी तक बढ़ाते हैं और क्यू से उसको लंब डालते हैं, तो क्यू से लंब डाला हमने क्यू टी। अब सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है, तब इस स्थिति में जो क्यू पी टी ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। हम यहाँ पर ये और मान लेंगे कि विकर्ण जो है सदिश ए के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। जो परिणामी सदिश जो है ओ क्यू है, इसकी दिशा ओ पी के साथ अल्फा है। तो एस ओ पी, हमने पहले बात की, एस ओ पी चूंकि थीटा है तो क्यू पी टी भी कितना होगा, थीटा होगा। क्योंकि समांतर रेखाएं हैं पी क्यू और ओ एस, तो संगत कोण बराबर होंगे। अब ओपी का जो ओपी जो है वह सदिश ए के परिमाण के बराबर है, मापांक ए के बराबर है, या ए लिख सकते हैं हम। और ओ एस जो है ओ पी क्यू के बराबर है और मापांक बी के बराबर है। और ओ आर ओ क्यू जो है वो वेक्टर आर या कैपिटल आर के बराबर है। कैपिटल आर अकेला लिखा है तो मापांक है, और जब सदिश लगाते हैं तो हम उसके मापांक के अंदर लिखते हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं त्रिभुज क्यू टी ओ में। आप ध्यान दें, त्रिभुज क्यू टी ओ में हम चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो ओ क्यू यहाँ पे कर्ण है, क्यू टी लंब है और ओ टी आधार है। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। अब ओ टी जो है वो ओ पी प्लस पी टी के बराबर है। आप चित्र के देखेंगे, ओ टी जो है ओ पी प्लस पी टी के बराबर है, तो हम ओ टी के स्थान पे ओ पी प्लस पी टी रख देंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू टी स्क्वायर। अब ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी का होल स्क्वायर है, इसका हम वर्ग खोल देंगे, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर 2 ओ पी पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज पी टी क्यू लेंगे। अब त्रिभुज पी टी क्यू लेके हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी क्यू, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्यू टी है, पी क्यू कर्ण है, तो क्यू टी बराबर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण पी टी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ये दोनों मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें इस प्रकार मिल जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा पी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कॉमन होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा। जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू होता है 1, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, या आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी कॉस थीटा। ये आर परिमाण के लिए व्यंजक है। और यदि हम दिशा ज्ञात करना चाहें तो यदि हम देखा है कि परिणामी सदिश आर जो है एक के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो हम समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ ले लें, तो क्यू टी ओ में tan अल्फा बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन ओ टी, या क्यू टी अपॉन ओ पी प्लस पी टी। तो इस प्रकार हमें tan अल्फा बराबर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा अपॉन ओ पी प्लस पी क्यू कॉस थीटा, क्योंकि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि क्यू टी बराबर पी क्यू साइन थीटा है और पी टी बराबर पी क्यू कॉस थीटा है। और यदि हम पी क्यू ओ पी और पी क्यू के मान रखें तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस पी कॉस थीटा। तो ये हमें निकल जाएगी दिशा। और जो हमने यहाँ ज्ञात किया था आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये परिमाण के लिए व्यंजक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो सदिशों का योग है उनकी क्या प्रॉपर्टी है। उनके दो गुण हैं, मुख्य रूप से दो गुणों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यहाँ आप समान त्रिभुज देख रहे हैं ओ पी क्यू एस, तो ओ पी बराबर ए है, ओ एस बराबर बी है,
तो जो OP होगा वही SQ होगा और जो OS होगा वही PQ होगा। तो OP बराबर A तथा OS बराबर P। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ले लें तो OQ इक्वल टू हो जाएगा OP प्लस PQ। OQ इक्वल टू हो गया OP प्लस PQ। तो OQ इज इक्वल टू A प्लस B हो जाएगा। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले लें। OP इक्वल टू SQ है और OP SQ के समांतर है। तो OP बराबर SQ बराबर A। तो त्रिभुज हम OQS ले लें तो इसमें हम त्रिभुज नियम देखेंगे तो OQ इक्वल टू हो जाएगा OS प्लस SQ। अब OQ इक्वल टू हो गया OS प्लस SQ। OS अब B के बराबर है, SQ A के बराबर है। अब समीकरण 1 भी OQ के बराबर है और समीकरण 2 भी OQ के बराबर है। तो हम देख रहे हैं इसमें OQ इक्वल टू OS प्लस SQ से B प्लस A आया। तो पहली बार A प्लस B, दूसरी बार B प्लस A आया। तो 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे तो A प्लस B बराबर B प्लस A मिल जाएगा। यही सदिशों के योग का क्रमविन्मेय नियम है। हम सदिशों के योग का साहचर्य नियम भी देख लेते हैं कि ये सदिशों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि A प्लस B ब्रैकेट में है और C बाद में जुड़ रहा है। तो साहचर्य नियम में क्या होगा, A बाहर हो जाएगा और B प्लस C ब्रैकेट में जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 सदिश लेना पड़ेंगे हमें। यहाँ पर हम A B C और 3 सदिश ले रखा है। उन्हें हम एक चतुर्भुज OPQS की 3 भुजाओं द्वारा हमने व्यक्त कर रखा है। OP इक्वल टू A हो गया, PQ इक्वल टू B हो गया और QS इक्वल टू C हो गया। इन्हें हम एक ही क्रम में परिमाण दिशा में हमने व्यक्त किया है। तो अब O और Q को मिला देते हैं और P से S को मिला देते हैं। हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज OPQ में, तो OPQ में लगाएंगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B किसके बराबर होगा, OQ के बराबर। तो हम लिख सकते हैं OQ इक्वल टू हो गया OP प्लस PQ या वेक्टर A प्लस B। तो हमें OQ वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर हो गया। अब हम त्रिभुज OQS लेंगे। जब OQS त्रिभुज में त्रिभुज नियम लगाएंगे तो OQ प्लस QS इक्वल टू होगा OS और OS जो है वो R के बराबर है और OQ जो है A प्लस B के बराबर है और QS C के बराबर है। QS यहाँ पे C के बराबर है। तो अब हम देखते हैं R इक्वल टू मिल गया हमें A प्लस B प्लस C, समीकरण नंबर 1। अब हम चूंकि हमें दाएं पक्ष सिद्ध करना है तो अब हम त्रिभुज सबसे पहले PQS आप ध्यान दें, इसमें PQS को लेके चल रहे हैं। PQS में हम P से Q में जाएंगे, Q से S में जाएंगे और P से S में। तो PQ प्लस QS इक्वल टू PS या PS बराबर PQ प्लस QS। तो QS बराबर हो गया हमें, सबसे पहले PS बराबर हो गया हमें PQ प्लस QS वेक्टर B प्लस C। अब जब हमने यहाँ पे PS ज्ञात कर लिया तो PS के साथ अब हम किसको लेंगे, त्रिभुज OPS को। जब हम त्रिभुज OPS को लेंगे तो OP प्लस PS इज इक्वल टू OS। तो हम देख रहे हैं OS इक्वल टू OP प्लस PS। OS R के बराबर है, OP A के बराबर है और PS की वैल्यू हमने B प्लस C निकाल रखी है। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में R बराबर A प्लस B प्लस C है और 2 में R बराबर A प्लस B प्लस C है। दोनों को बराबर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C और वेक्टर A बाहर B प्लस C। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। आप इन दोनों प्रश्नों की अच्छी तरह से अभ्यास कर लें आप, तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।